Hello everyone. So today we will solve the paper of Field Supervisor Electrical of PGCIL. So you can see this paper here. It held on the 27th of July 2021. So this is a recently paper. Okay. So here we can start with the technical. Okay. So here is the first question. That first question says, what is the current through LED used in the given circuit? Assume the drop across the LED as 2 volt. So a power supply is given, 2 kilo ohm resistor is there and one diode is there. Okay, and it is the LED form. Okay, आपसे पूछा गया है what is the current. So you know that the potential difference I equals to B upon R. ठीक है, वोल्टेज कितना गिवन है आपको 15 वोल्ट और एलईडी के अक्रॉस कितना है 2 वोल्ट. तो बी 15 माइनस 2 अपॉन 2k. ओके, आंसर इज द 13 अपॉन 2k और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 6.5 मिली एम्प्स. So this is the current. Okay, this question we do similar in SSC JEE. Okay, SSC JEE में भी आपका सिमिलर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है. तो ये जो पेपर है it will be very important for the डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और एनी जेई एग्जाम्स, क्योंकि इस पेपर में जो आगे के न्यूमेरिकल्स जो पूछे गए हैं बेहद इंपॉर्टेंट हैं फॉर द जेई एग्जाम्स. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ड्राइव. तो आपने बेल्ट ड्राइव सुनी होगी, रोप ड्राइव, चेन ड्राइव, लेकिन हॉरिजॉन्टल ड्राइव नहीं होती. बेसिकली हॉरिजॉन्टल ड्राइव, हॉरिजॉन्टल में ड्राइव आपकी करती है, जैसे बेल्ट ड्राइव हॉरिजॉन्टल में आपका मूव करेगी, बट हॉरिजॉन्टल ड्राइव के नाम से अलग एक ड्राइव नहीं होती. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस. एक क्वेश्चन तो आपको अच्छे से मतलब मगिंग हो गया होगा. सो मेगर इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, a 220 volt DC shunt motor has an armature resistance of 0.2 ohm. ओके, आर ए की वैल्यू आपको गिवन है 0.2 ओम एंड रन्स एट 800 आरपीएम टेकिंग एन आर्मेचर करंट ऑफ 40 एम्पियर. इट इज डिजायर्ड टू रिड्यूस द स्पीड to 600 rpm. If the armature current remains the same, find the additional resistance to be connected in series with the armature circuit. So you know very well that EB1 equals to B minus IARA. ठीक है, तो सबसे पहले आपको इधर से क्या निकालना पड़ेगा, EB1 की वैल्यू. ओके, सो B की वैल्यू आपको गिवन है 220 वोल्ट, IA आपको गिवन है 40 एम्पियर देखा था आर्मेचर करंट, और 0.2 आपका क्या है आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू है. तो EB1 आ गया आपका 212 वोल्ट. अब हम जानते हैं EV क्या होता है, P5 NZ अपॉन 60 है, P5 NZ अपॉन 60 है. सो EV इज प्रोपोर्शनल टू N यानी कि स्पीड. ओके, अब हम इसका रेशियो करेंगे, EV1 अपॉन EV2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2. 212 हमने क्या निकाला था अभी, EV1 और EV2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी, और 800 आरपीएम हमारा N1 था, और 600 आरपीएम हमारा क्या हो जाएगा N2. उससे हमारा EV2 निकल जाएगा. अब हम जानते हैं EV2 इक्वल्स टू B माइनस IA RA प्लस R एक्सटर्नल, क्योंकि हमें EV2 की हेल्प से निकालना है. ओके, क्योंकि एडिशनल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट जो कर रहे हैं एट दी सेकंड साइड. तो 159 EV2 हमने फाइंड किया, 220 आपका डीसी शंट मोटर का वोल्टेज और 0.2 प्लस R एक्सटर्नल. तो R एक्सटर्नल आपका फाइंड करेंगे 1.33 ओम निकल के आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जी. ठीक है, इट इज इक्वल्स टू जीरो. आप कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी कि स्टैटिक फील्ड कितनी होगी आपकी, इट इज इक्वल्स टू जीरो. नेक्स्ट, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज E equals to 100 sin to 15t is applied to a device which offers an ohmic resistance of 10 ohm to the flow of current in one direction while preventing the flow of current in opposite direction. Calculate the form factor of half wave rectified. तो फॉर्म फैक्टर आप अच्छे से जानते हैं. ठीक है, RMS अपॉन एवरेज. ठीक है,
आपसे हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में पूछा गया है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आप अच्छे से जानते होंगे कि इट इज 1.57 और इन द केस ऑफ फुल वेव इट इज 1.11। ओके, ये दो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ ये सारी वैल्यूज आपको, सो यू हैव टू रिमेम्बर दीज वैल्यूज। नेक्स्ट, ऑक्सीलेटर क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन दी, तो ऑक्सीलेटर का क्लासिफिकेशन आउटपुट वेवफॉर्म पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, सर्किट में कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट की वेवफॉर्म। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द गिवन फिगर। ठीक है, तो जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, तो पहला जो आपको डायग्राम बना हुआ है इट इज अ एसी सीरीज मोटर। ओके, और जो सेकंड जो डायग्राम बना हुआ है ये जो है आपका सिंगल, वो आपका सिंगल फेज मोटर को शो कर रहा है। ठीक है, तो एसी सीरीज मोटर पहला, दूसरा सिंगल फेज मोटर, ये डायग्राम्स आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, which transformer is used for the rating less than the 200 MVA in power system। ठीक है, तो वो आपका कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपका 200 MVA से जो भी रेटिंग लेस होती है उसमें हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक 50 हर्ट्ज 6 पोल टर्बो जनरेटर रेटेड 120 MVA 14.5 kV has inertia constant of 20 megajoule per MVA, find the energy stored। और एनर्जी स्टोर मतलब काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी गई है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका G इंटू एच। जी आपका है रेटिंग जो कि एमबीए में आपको गिवन है, और एच है आपका इनर्शिया कांस्टेंट जो कि आपको मेगाजूल पर एमबीए में गिवन है। तो G 120, H 20, 120 into 20 it is 2400 मेगा जूल। नेक्स्ट है कि कंज्यूमर है जो कि कंज्यूम कर रहा है 800 वॉट्स लोड पर हावर डेली फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के लिए 800 वॉट डेली वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी बिल ऑफ द कंज्यूमर इफ पर यूनिट रेट इज ₹6। ठीक है, तो आप जानते हैं एनर्जी होता है BIT/1000। ठीक है, अब B इंटू आई क्या होता है आपका पावर, जो कि आपको 800 गिवन है। एक मंथ में आपको कंसिडर करना है 30 डेज, तो 30 डेज का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 30 हो गया, और पर हावर डेली बोल रहा है, तो पर हावर डेली एक दिन में 24 हावर्स, 800 इंटू 30 इंटू 24, और पर यूनिट रेट कितनी है, मतलब एक यूनिट का कितना रुपया लेते हैं, 6 रुपीज, तो उसका भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपकी एनर्जी निकलेगी। बी इंटू आई इंटू टी अपॉन 1000, आपका आंसर कितना आएगा सॉल्व करने पे, 3456। इतने रुपए आपके लगेंगे एक महीने के। पावर ट्रांसफॉर्मर्स आर अवेलेबल इन वेरियस रेटिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट रेटिंग। पावर ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग्स होती है वो 110, 400 केवी, 200 केवी होती है, नॉट 6.6 केवी। 6.6 केवी अवेलेबल रेटिंग है, लेकिन नॉट इन द केस ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर। If the loop gain is positive for any system, the transfer function will be। ठीक है, लूप गेन अगर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और लूप गेन आपका क्या होता है, नेगेटिव। ये आपका एक क्लोज लूप सिस्टम है मान लीजिए। ठीक है, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा, ट्रांसफर फंक्शन आप जानते हैं लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट, तो जी आपका क्या हो गया, मान लीजिए एक फॉरवर्ड पाथ है, और इन द केस ऑफ द पॉजिटिव सिस्टम 1 माइनस जी एच। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अगर आपका नेगेटिव लूप गेन होता तो आपका आंसर क्या होता, जी अपॉन 1 प्लस जी एच। तो आपके दो बनेंगे ट्रांसफर फंक्शन अलग अलग, इस केस में जी अपॉन 1 माइनस जी एच। Which of the following is not one of the application of hotline maintenance? So the answer is providing the series jumper। सीरीज जंपर जो होता है आपके लिए वो हॉट लाइन मेंटेनेंस में एप्लीकेशंस में अवेलेबल, मतलब हम वर्क में नहीं लेते हैं। ठीक है, क्या कैसे हो सकता है हॉट लाइन मेंटेनेंस करने में, नट बोल्ट्स को टाइट करना जो कि आपके पावर कनेक्टर से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो पंक्चर इंसुलेटर होता है उसको टेस्ट करना, और डिस्क इंसुलेटर जो लगे हुए होते हैं आपके ट्रांसमिशन लाइन में उसको रिप्लेसमेंट करना। तो सीरीज जंपर उस केस में यूज नहीं करते हैं।
नेक्स्ट, विच ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल लॉसेस एंड टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ये आप जानते होंगे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। अगर वोल्टेज हाई होगा, ठीक है, तो अपने आप लॉस क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, क्योंकि हाई वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लॉसेस, और आपके लॉसेस रिड्यूस होंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरेज वोल्टेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन एज। तो एवरेज वोल्टेज आप एसी का आप अच्छे से जानते होंगे, फुल वेव के लिए 2Vm अपॉन पाई। तो 2Vm अपॉन पाई, Vm क्या है आपका, बी मैक्स है, और 2 अपॉन पाई की वैल्यू होती है 0.637 बी मैक्स। एक 60 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट है, और टाइम पीरियड 1 अपॉन एफ का कर देंगे, तो 1 अपॉन एफ होगा आपका 1 अपॉन 60। एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है न्यूट्रॉन का 0, ठीक है, न्यूट्रॉन के केस में 0, इलेक्ट्रॉन के केस में 1.6 माइनस इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द एडेप्टिंग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज रेंज फॉर द ट्रांसमिशन पर्पस। ठीक है, इनमें से कौन सा रीजन नहीं है, ठीक है, कौन सा रीजन हम नहीं माने कि जो कि एप्लीकेबल हो EHV और UHV के लिए। तो डिक्रीज इन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, हम तो चाहेंगे कि वो इंक्रीज हो, ठीक है, तो ए क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MHCP, तो मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। ये क्वेश्चन आपके कई स्टेट्स के एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के सब इंजीनियर में ऐसे एग्जाम क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर में भी आपका पूछा गया है, तो कहीं आपको फ्यूचर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गिवन शंट जनरेटर है जो कि 400 एम्पियर को डिलीवर कर रहा है, ठीक है, और एट 240 वोल्ट, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट फील्ड एंड आर्मेचर आर 40 ओम एंड 0.04 ओम। कैलकुलेट द जनरेटेड EMF। ये डिप्लोमा ट्रेनिंग के टाइप ही एक क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि इन द केस ऑफ जनरेटर EG इक्वल्स टू जनरेटेड EMF इक्वल्स टू B प्लस IARA होता है। और IA कैसे निकालेंगे आप, IL प्लस ISH। देख सकते हैं ये IA जो है वो इस लोड करंट और इस शंट करंट का क्या होगा, एडिशन होगा। अब आपको लोड करंट तो गिवन है, आप देखेंगे लोड करंट कहाँ है आपका, 400 एम्पियर, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ISH आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, B अपॉन RSH करना पड़ेगा। वोल्टेज आपको 240 गिवन है, और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 40 ओम, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 406। फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे 240 प्लस 406 इंटू आर्मेचर का रेजिस्टेंस है आपका 0.004, तो आपका आंसर आएगा 256.24 सॉल्व करने के बाद। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक 10 वोल्ट की 660 वोल्ट 50 हर्ट्ज थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर is operating at no load with normal excitation. The rotor is retracted by 0.4 degree mechanical from its synchronous position. Compute the rotor displacement in electrical degrees. तो इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है कि आपको थीटा इलेक्ट्रिकल निकालना है। तो थीटा इलेक्ट्रिकल होता है आपका थीटा मैकेनिकल अपॉन 2, ठीक है, थीटा मैकेनिकल आपको गिवन है 0.4 डिग्री, तो 0.4 डिग्री अपॉन 2 जब आप करेंगे, ठीक है, तो 2 टू द 4, तो 2 डिग्री आपका 4 डिग्री आंसर होना चाहिए था, 4 अपॉन 2 आप करेंगे तो 2 डिग्री आपका आंसर आएगा। 0.4 डिग्री दिया है, लेकिन आई थिंक 4 डिग्री होना चाहिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ RC ऑक्सीलेटर इज गिवन एज। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो ये क्वेश्चन का लेवल हाई से लोग सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, जैसे कि ESC का जो एग्जाम होता है यानी कि IES इलेक्ट्रिकल का, उसमें भी ये फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर आपका होगा 1/2 पाई RC इंटू √6, ठीक है, और कई असिस्टेंट इंजीनियर्स के एग्जाम में भी ये फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सेटिस्फाई द एडवांटेज ऑफ फोटोडायोड। तो कौन सा स्टेटमेंट नहीं सेटिस्फाई करता, तो फोटोडायोड आप जानते हैं कि इसका ऑपरेशन हाई रहता है, ठीक है, इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, इसको बोलते भी हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस, और लाइट से क्या है, हाईली सेंसिटिव है। तो एडवांटेज जो नहीं है, द डार्क करंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, डार्क करंट टेम्परेचर डिपेंडेंट आपका नहीं होता है, ये क्या है आपका सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन नहीं है।
अगला है आपका फ्लक्स गिवन है, आपको टर्न्स गिवन है, करंट गिवन है। इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू N phi अपॉन I। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं किसी पेपर में। अब हमारे क्वेश्चन ध्यान रहते हैं, पेपर नहीं ध्यान है किस पेपर में हमने सॉल्व किया है, क्योंकि आपको टर्न्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और करंट गिवन है। मैं शुरू से बताऊं, दो कॉइल है आपकी, दोनों की कॉइल्स की 1000 टर्न्स हैं, जो कि एक दूसरे के पास रखे हुए हैं। व्हेन कॉइल B इज ओपन सर्किटेड and coil A carries a current of 4 ampere, the flux produced by coil A is 0.4 वेबर। ठीक है, तो coil A जो है 0.4 वेबर प्रोड्यूस कर रही है फ्लक्स, and 25% of this flux links with all the turns of coil B, और उस 0.4 वेबर का 25% जो है वो coil B के टर्न से क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। ठीक है, तो फाई A की वैल्यू तो 0.4 वेबर हो गई, आप देख सकते हैं, और 5 भी 25% कर रहा है, तो 25% ऑफ 0.4 करेंगे तो 0.1 वेबर हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है डिटरमाइन दी वोल्टेज इंड्यूस इन कॉइल बी के केस में पूछा गया है एन ओपन सर्किट व्हेन द करंट इन द कॉइल ए इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3 एम्पियर पर सेकेंड। तो एम की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी निकालना है, तो L की वैल्यू निकालेंगे, इस L लिखेंगे इसको, L इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई, और हमें करंट तो I1 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसी के हेल्प से हमारा क्या हो रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो N2 फाई 2 हमें कॉइल B के लेने पड़ेंगे, और I1 हमें कॉइल मतलब कैरीज कॉइल A का करंट। ठीक है, तो N2 1000 इंटू फाई 2 की वैल्यू 0.1 अपॉन 4 25 हेनरी, E इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी, तो 25 इंटू 3 कहाँ दिया आपको, आप देख सकते हैं 3 इधर गिवन है क्वेश्चन में, 3 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, चेंजिंग एट द रेट, तो रेट की वैल्यू आपको गिवन है, मल्टीप्लाई कर देना, 75 आंसर आ जाएगा। Which of the following is not an advantage of PMMC इंस्ट्रूमेंट? ठीक है, तो कौन सा एडवांटेज नहीं है, ठीक है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर डीसी, तो बिल्कुल सही बात है ये तो, ओके, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डीसी के लिए ही यूज होता है। चार्ज की वैल्यू Q इक्वल्स टू NE अच्छे से जानते होंगे, और Q इक्वल्स टू IT, तो कई बार न्यूमेरिकल आपके इससे भी बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करे होंगे बेसिक्स इलेक्ट्रिकल में। अगला है आपका, दो लाइट्स हैं, 3 फैन है, 3 सॉकेट्स हैं जो 5 एम्पियर के, ऑल द गिवन इक्विपमेंट हैज 60 वॉट पावर एंड इट इज कनेक्टेड इन वन सब सर्किट, कैलकुलेट द टोटल कनेक्टेड लोड। तो टू लाइट्स 60 वॉट के, 3 फैन 60 वॉट के, और 3 सॉकेट्स 60 वॉट के, तो तीनों का मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे तो 480 वॉट आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is determine the value of total circuit resistance in the given figure if current through AO is 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इधर, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप AO देख लीजिए, तो A इधर है और A आपको इधर है, तो AO के अक्रॉस करंट क्या आपका 0 है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा उसके अक्रॉस, आपका इनफाइनाइट होगा। अब A2 और 4 ओम कैसे होंगे, आपके सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, और A2 ओम और 4 ओम आपके कैसे हैं, सीरीज में, तो और 2 + 4 6, 2 + 4 6, और A दोनों 6 और 6 कैसे हैं आपके पैरेलल में, तो कि 3 ओम हो जाएगा, और ये 3 ओम इस 3 ओम के साथ कैसा है, सीरीज में, तो आपका आंसर आएगा 6 ओम, और यही आपको निकालना था आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। एक हॉपकिंसन टेस्ट है, ठीक है, on 240 volt 80 kilowatt generators, the circulating current is equal to the full load current, and in addition 100 ampere are taken from supply, obtain the efficiency आपसे पूछी गई है। तो ठीक है, आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको I1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस केस में, क्योंकि आपको I2 की वैल्यू गिवन है 100। ठीक है, तो I1 कैसे निकालेंगे, P इक्वल्स टू BI, पावर आपको गिवन है, वोल्टेज आपको गिवन है, I आप निकाल लेंगे, और एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है I1 अपॉन I1 प्लस I2 इन द केस ऑफ द हॉपकिंसन टेस्ट आपको दिखता है, तो इस प्रकार से आप एफिशिएंसी आप फाइंड करते हैं विद द हेल्प इन द हॉपकिंसन टेस्ट। ठीक है, तो I1 की वैल्यू, I1 की और I2 की वैल्यू सब पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 87%। Which of the following is not the parameter of the transmission line?
तो जी आपने पढ़ा होगा शंट कंडक्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, ठीक है, ये सारे क्या है आपके पैरामीटर से। सीरीज कैपेसिटेंस आपका पैरामीटर नहीं है ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है। नेक्स्ट है एक 3 kVA का 2200/110 वोल्ट 50 हर्ट्ज का ट्रांसफॉर्मर, उसका बाइंडिंग रेजिस्टेंस आपको गिवन है दैट लो वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज इतना, फाइंड द इक्विवेलेंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो ध्यान करिए आप, इस केस में इक्विवेलेंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन K स्क्वायर। तो K क्या आपका टर्न्स रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, सबसे पहले टर्न्स रेशियो निकालने के लिए N2 अपॉन N1 करना पड़ेगा, और N2 और N1 आपको यानी कि B2 अपॉन B1 गिवन है, ठीक है, तो वहां से आप आएगा 1/20। R1 की वैल्यू गिवन है 0.2 ओम, ठीक है, R2 की वैल्यू आपको गिवन है 0.04 ओम, और K की वैल्यू आपने निकाली ली है। इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16.2 ओम। अगला क्वेश्चन है एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है, runs at 190 rpm at full load when connected to 50 hertz supply. Determine the number of poles and slip. बहुत सिंपल है, ns equals to 120 f upon p, वहां से आप निकाल लेंगे पोल्स, स्लिप इक्वल्स टू ns माइनस nr अपॉन ns, वहां से निकाल लेंगे आप स्लिप, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रजिस्टर। तो लो वोल्टेज इंटीग्रेज आपका रजिस्टर का टाइप नहीं है। Which of the following is not a property of electric field lines? तो field lines are not continuous curves without any breaks, ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब फील्ड लाइंस आर नॉट कंटिन्यूअस कर्व। फील्ड लाइंस क्या होते हैं आपके कंटिन्यूअस कर्व्स ही तो होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कंटिन्यूअस कर्व नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक्स, तो ये क्या आपका गलत ऑप्शन है। पावर डेवलप्ड बाय द सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर इज गिवन एस। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो P इक्वल्स टू EB आइए अपॉन टॉर्क अपॉन ओमेगा, वहां से फॉर्मूला निकल के आता है, ओमेगा होता है आपका 2 पाई NS अपॉन 60। तो जब आप उस कंडीशन को सॉल्व करते हैं पावर इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन ओमेगा से, तो वहां से आपका आंसर आता है 9.55 PM, ठीक है, तो 9.55 PM अपॉन NS आपका क्या है सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर केस में कितनी पावर आपकी डेवलप्ड हो रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यह एक जनरेटिंग स्टेशन है जो कि विच कन्वर्ट्स द एनर्जी पजेस्ड बाय वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो कौन सी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इन द केस ऑफ द हाइड्रो पावर स्टेशन। Which of the following method is not used to reduce corona discharge? तो कौन सा इसमें से मेथड यूज नहीं होगा, तो by decreasing the distance between conductors। ये क्या आपका कोरोना डिस्चार्ज में क्लियर नहीं है, ठीक है, रिड्यूस कोरोना डिस्चार्ज, जबकि हम ये तो इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर हम इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स तब हमारा कोरोना क्या होगा कोरोना डिस्चार्ज रिड्यूस होगा। ये क्या दिया है उल्टा दिया है, तो स्टेटमेंट क्या है आपकी गलत है, ठीक है। बाकी के तो आप जानते होंगे कि बंडल कंडक्टर का साइज वाई यूजिंग कोरोना रंग से आप क्या कर सकते हैं कोरोना को रिड्यूस कर सकते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन कि एक 4 पोल का जनरेटर है हैविंग वेव वाउंड आर्मेचर एट 60 स्लॉट्स, each slots containing 24 conductors. What will be the voltage generated by the machine when driven at 1200 rpm assuming the flux per pole 8 milliweber? तो फॉर्मूला आप अच्छे से जानते होंगे, E इक्वल्स टू P5 NZ अपॉन 60 ये होता है, ठीक है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, जैसे कि पोल्स आपको गिवन है 4, फ्लक्स आपको गिवन है 8 मिलीवेबर, स्पीड आपको गिवन है 1200 rpm, और कंडक्टर्स कैसे निकालते हैं तो 60 इंटू 24, ठीक है, एक आर्मेचर वाइंडिंग में कितने स्लॉट्स हैं उसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे कि ईच स्लॉट्स कितने कंडक्टर को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फॉर द गिवन जेनर डायोड नेटवर्क डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ BL, ठीक है, तो कैसे आप निकालेंगे। अब मान लीजिए
डायोड के जब भी आप क्वेश्चन करते हैं आपको पहले ये देखना होता है कि डायोड ऑन कंडीशन में है कि ऑफ कंडीशन में है। उस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये क्या है आपका उल्टा लगा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इधर ओपन सर्किट का वोल्टेज लग जाएगा और जो ओपन सर्किट का वोल्टेज निकलेगा पैरेलल में आप जानते हैं वोल्टेज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो वही आपकी वैल्यू क्या होगी, बी एल की होगी, वही हमको फाइंड करना है। बीओसी कैसे फाइंड करेंगे, आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, जब आप अप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 2.2 अपॉन 1.8 प्लस 2.2 का रेजिस्टेंस। तो अब इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 5.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 100 एम्पियर, कैलकुलेट हाउ मेनी सेकेंड्स आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज जीरो, ठीक है। विल द करंट अटेन दी वैल्यू ऑफ 90 एम्पियर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। साइन इनवर्स की वैल्यू आपको गिवन है 0.9 की। आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी आप जानते हैं अच्छे से। आई की वैल्यू आपको 90 एम्पियर गिवन है। मैक्सिमम करंट की वैल्यू आपको 100 एम्पियर गिवन है, आप देख सकते हैं ये रहा मैक्सिमम वैल्यू, ये रही आई की वैल्यू। और साइन 2 पाई एफ टी आप जानते हैं। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है टी की वैल्यू, हाउ मेनी सेकेंड्स। टी आप जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.004 और साइन इनवर्स 0.9 यानी कि 90 अपॉन 100 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.9 और साइन इनवर्स 0.9 क्या होता है आपका, आपको गिवन है 64.160। फिर आपको क्या करना है 2 पाई एफ से डिवाइड कर देना है, ठीक है, 314, ठीक है, 314 से, तो आपका आंसर आएगा 0.004। अगला है आपका which conductor is commonly used for the 11 kilovolt lines। ACSR कंडक्टर यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स को हम यूज करते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो यूनिट होती है वो मेगा ओम्स में होती है और मेगा के द्वारा इसको क्या किया जाता है, हमें निकाला जाता है। Which of the following is not the advantage of the use of Kalman filter, which is also known as linear quadratic estimation? To provide robustness is the option। लिमिटेशन ऑफ सोलर सेल आपसे पूछा गया है, तो लिमिटेशन कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। रिगार्डिंग द लिमिटेशन ऑफ सोलर सेल, इट कैन बी यूज्ड फॉर द क्लाउडी डेज और एट नाइट, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं हम यूज करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वोल्टेज की वैल्यू, तो आप जानते हैं कि एल डी आई अपॉन, सॉरी नॉट वोल्टेज की वैल्यू पूछी है, आपसे पूछा है डिटरमाइन द रेट ऑफ राइज ऑफ करंट। आपको टाइम कांस्टेंट 1 सेकेंड, 6 हेनरी इंडक्टेंस, if the coil H is connected to a 120 volt DC source, determine the rate of rise of current। फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, B equals to LDI upon dt होता है। वोल्टेज की वैल्यू आपको गिवन है, L की वैल्यू भी गिवन है और टाइम कांस्टेंट अगर मैं टाउ मान के चलूं तो 1 सेकेंड ये हो जाएगा और रेट ऑफ राइज ऑफ करंट यानी कि टी आई की वैल्यू कितनी आएगी 20 एम्पियर पर सेकेंड। एक और तरीका है, टाउ आपको गिवन है, एल अपॉन आर फॉर्मूला होता है, एल की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू जैसे निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, 1 इक्वल्स टू 6 अपॉन आर, तो आर की वैल्यू होगी आपकी 6 और करंट क्या होता है आपका बी अपॉन आर, 120 अपॉन 6 यानी कि 20 एम्पियर पर सेकेंड, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ओपन लूप सिस्टम के लिए। अगर मैं ऑप्शन डी पे जाऊं, देयर इज सम कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड वैल्यूज, तो ये क्लोज लूप सिस्टम के में केस में होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू निकलती है उससे हमें कंपैरिजन करना पड़ता है, जो हम डिजायर्ड वैल्यू हम जो चाहते हैं, ठीक है, उससे हमारा कंपैरिजन होता है, फिर वो फीडबैक के थ्रू वापस जाता है और फिर हमें दोबारा से आउटपुट देता है। वो क्लोज लूप सिस्टम का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ना कि ओपन लूप सिस्टम की। अगला क्वेश्चन है कि इन द गिवन अनबैलेंस्ड ब्रिज सर्किट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द ओपन स्विच, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, जो ओपन स्विच है उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड करने को बोला गया है, यानी कि बी आपको फाइंड करना है। कैसे आप फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो आपको उनके अक्रॉस करंट निकालना पड़ेगा और करंट निकालने के लिए आपको आर इक्विवेलेंट का पता होना चाहिए। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वो ओपन है तो 5 + 5 कैसे हैं सीरीज में और 3 + 12 सीरीज में, और दोनों कैसे हैं आपके पैरेलल में, तो 6 ओम आपका क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। और करंट टोटल कैसे निकलेगी, I = B/R इक्विवेलेंट, तो आपकी 1.66 एम्पियर क्या आ जाएगी, 1.66 एम्पियर
टोटल करंट आ जाएगी। ठीक है, I1 इसके अक्रॉस और I2 इधर फ्लो होगा, तो I1 आपका करंट डिवीजन रूल से निकलेगा 1 एम्पियर, I2 निकलेगा 1.66, यानी कि टोटल करंट माइनस I1 0.66 एम्पियर। ठीक है, और आपको फाइंड करना है BDP। BD सबसे पहले निकालना होगा, फिर BB निकालना होगा। BD कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो BD निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 10 माइनस 5 यानी कि 5 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा, BD की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और BB कैसे निकालेंगे, 10 वोल्ट आपका क्या था, ये था, तो 10 माइनस ड्रॉप हमें निकालना है, तो 10 माइनस 0.663 इंटू 3। ठीक है, इसके अक्रॉस करंट कितना है 0.66 और I इंटू आर इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 2 वोल्ट आपका हो जाएगा BV। फाइनली आप BD भी निकालेंगे तो BD माइनस BV आपका हो जाएगा 2 वोल्ट के, आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आपका इस पेपर का, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल ऑफ लेंथ 5 किलोमीटर इज 1 मेगा ओम। फॉर द लेंथ ऑफ 50 किलोमीटर ऑफ द सेम केबल द इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल बी। तो आप जानते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस के केस में आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। आप जब आप सॉल्व करेंगे तो R2 की वैल्यू होगी आपकी 0.1 मेगा ओम, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो उसी प्रकार हमारे 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, और आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंटली का पेपर है, 27 जुलाई 2021 का पेपर है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, और PGCL डिप्लोमा ट्रेनी सहित कई सारे जो पेपर आपके जो लटके हुए हैं और जो होने वाले हैं, उनके लिए तैयारी करते रहिए। ओके।